हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन को। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर ज़रूर देखें। आज की जो आपकी प्रैक्टिस सेट है वो है सेट नंबर 3। और आपको पता होगा कि जो हमने इंट्रो क्लास लिया था, तो आपको टॉपिक के नाम बता दिए थे कि कौन-कौन से टॉपिक हमें एक्सटेंशन एजुकेशन में पढ़ने होते हैं और हम सीरियल से ही प्रैक्टिस आपकी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप थियरी की क्लासेस ज़रूर ले रहे होंगे और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ब्रांच आपको बहुत हार्ड लग रहा है, तो वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया है। आपने उसे बार-बार पढ़ा नहीं है। कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना है कि घुमा देंगे और आ जाएगा आपको। पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, ठीक? तो आप एक बार क्लासेस को फिर से देखिए, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो, होम मैनेजमेंट हो या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन हो, कोई भी ब्रांच हो, आपको उसे बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, ठीक? तो उम्मीद है कि पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे। काउंट करेंगे आपने कितना क्वेश्चन सही किया है 45 में से और मुझे लास्ट में बताएँगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, ये आज के जो क्वेश्चन है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रसार जो शिक्षण विधियाँ हैं वहाँ से लिया गया है, मतलब कि प्रसार शिक्षण की कौन-कौन सी विधियाँ हैं, संपर्क की कौन-कौन सी विधियाँ हैं, कौन सी शिक्षण सामग्री हैं, इन्हीं सब से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जब कोई व्यक्ति प्रसार कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति से उसके घर पर या खेत पर या फिर कार्यस्थल पर जाकर मिलता है, भेंट करता है, तो वो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या वो संपर्क व्यक्तिगत संपर्क है, सामूहिक संपर्क है, विराट जनसंपर्क है या फिर उपरोक्त सभी? तो आपने पढ़ रखा है संपर्क की विधियाँ, यानी कि जब हमने प्रसार शिक्षण विधियों की बात की थी, तो उसमें हमने संपर्क विधियाँ देखी थी। संपर्क की 3 विधियाँ थी, एक व्यक्तिगत संपर्क था, सामूहिक संपर्क था और विराट जनसंपर्क था। तो आपको पता है कि जब आप किसी एक व्यक्ति से पर्सनली उसके घर पर जाकर मिलते हैं या उसके कार्यस्थल पर जाकर मिलते हैं या उससे जाकर खेत पर भेंट करते हैं, तो वो आपका व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आता है, ठीक? सामूहिक संपर्क, सामूहिक संपर्क में जब आप 2 से अधिक लोगों से मिलते हैं, इसमें आपका जो बैठक हो गया, सम्मेलन हो गया, सभाएँ हो गई, संगोष्ठियाँ हो गई, प्रदर्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। जबकि हम विराट जन की बात करें, तो एक मास कम्युनिकेशन से मास कम्युनिकेशन होता है इसमें, मतलब आपको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क करना होता है। तो इसके लिए आप ये कठपुतली शो करके या फिर आप जो है व्यक्तिगत संपर्क करके तो नहीं मिल सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीविज़न हो गया, प्रपत्र हो गए, बुलेटिन्स हो गए, साथ ही साथ न्यूज़पेपर हो गया, आपका रेडियो हो गया, इन सब के द्वारा हम विराट जन संपर्क करते हैं, ठीक? चलिए, तो जब हम किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से उसके घर पर, कार्यस्थल पर या खेत पर जाकर मिलते हैं या इसी में टेलीफ़ोन वार्ता भी आ जाता है, तो ये आपका व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्यक्तिगत संपर्क के उद्देश्य हैं। जब आप किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप पर मिलते हैं, तो क्या पर्पज़ होता है आपका? क्या लोगों से सहयोग प्राप्त करना, ग्रामीणों के रुचि और समस्याओं को अनदेखा करना, ग्रामीणों की समस्याओं को नज़रअंदाज करना या फिर ग्रामीणों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना? आज के जो क्वेश्चन हैं, इसमें हमने उपरोक्त सभी का बहुत कम ऑप्शन रखा है। जो भी ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको सही मिलेगा, बाकी के तीनों जो होंगे आपको गलत मिलेंगे। बट जैसे हम इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार समझने की कोशिश करें, तो कह रहा है व्यक्तिगत संपर्क का उद्देश्य है, तो लोगों का सहयोग करना,
मतलब लोगों से सहयोग प्राप्त करना। जैसे आप किसी जो प्रसार कार्यकर्ता है, ये करता क्या है? तो ये गाँव में जाकर ग्रामीणों से मिल-मिल कर ये कोई कार्यक्रम या कोई प्रोग्राम बनाता है, कोई कार्यक्रम चलाता है। तो इसके लिए लोगों के वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनका सहयोग तो चाहिए होगा। तो व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने का उद्देश्य यही होता है कि लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाए। ऑप्शन आपका तो ये सही हो गया, लेकिन अगर आप ये देखें कि ये जो तीनों ऑप्शन हैं, ये सही कब होते हैं? कि ग्रामीणों की रुचि और समस्याओं को समझना, देखना, ठीक? ग्रामीणों की समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना, साथ ही साथ उन्हें कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना, ठीक? अगर आपने क्लासेस ली हैं, तो ये सारी विशेषताएँ आपने पढ़ रखी हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है, प्रसार कार्यकर्ता लोगों से व्यक्तिगत संपर्क क्यों करता है? मतलब वो क्यों जाता है एक-एक व्यक्ति से मिलने? क्या लोगों के विचारों को आदान-प्रदान करने के लिए? लोगों से विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए? लोगों के आत्मविश्वास और मधुर संबंध स्थापित करने के लिए? लोगों में छिपे हुए गुण और नेतृत्व क्षमता को जानने के लिए या फिर उपरोक्त सभी? तो जब हम व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं, तभी तो लोगों से उनके विचारों का आदान-प्रदान कर पाते हैं। ये बताइए, अगर हम एक साथ बहुत लोगों से मिलेंगे, तो क्या हम एक-दूसरे के विचारों का आदान-प्रदान कर पाएँगे? नहीं। इसके लिए हमें व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा। साथ ही साथ लोगों में आत्मविश्वास और मधुर संबंध स्थापित करने के लिए भी आप व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। लोगों के अंदर जो छिपे हुए गुण हैं, जो उनके नेतृत्व की क्षमता है, उसको आप व्यक्तिगत रूप से मिलकर जान सकते हैं। तो यही सारे हमारे उद्देश्य होते हैं, इसीलिए हम जाकर लोगों से मिलते हैं। उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्यक्तिगत संपर्क के लाभ हैं। ये जो आपका व्यक्तिगत संपर्क है, इसके लाभ क्या हैं? तो जब आपने सामूहिक संपर्क और विराट जनसंपर्क के बारे में देखा था, तो सबके कई तरीके से हम लोगों से व्यक्तिगत संपर्क या सामूहिक संपर्क या फिर विराट जनसंपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो जब व्यक्तिगत की बात आएगी, तो किसी एक व्यक्ति से, चाहे आप उससे उसके घर पर जाकर भेंट करें, चाहे उसके कार्यस्थल पर जाकर भेंट करें, चाहे खेतों पर जाकर उससे भेंट करें, या फिर आप उसे एक व्यक्तिगत पत्र लिखें, या आप उसे टेलीफ़ोन पर वार्ता करें। तो ये सारे आपके व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आते हैं। लाभ क्या होता है इससे? क्या ग्रामीणों की समस्याओं से बचा जा सकता है? क्या लोगों में सीखने के प्रति आरुचि उत्पन्न की जाती है? सीखने की प्रवृत्ति घट जाती है, या फिर स्थानीय संसाधनों का पता चल जाता है, जिसके आधार पर आगामी कार्यक्रम बनाए जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? लाभ क्या होता है कि इससे व्यक्तिगत संपर्क से जो स्थानीय संसाधन हैं, स्थानीय संसाधनों का पता चलता है, जिससे उन संसाधनों के आधार पर जो हमारे आगामी कार्यक्रम हैं, हम उनको बनाते हैं। और अगर आप इसमें देखे थे कि जो व्यक्तिगत संपर्क के और क्या लाभ होते हैं, तो लोगों में आपस में प्रेम बना रहता है। प्रेम, भावना, सद्भावना, इनका जो है विकास होता है। उनकी समस्याओं को हम समझते हैं। जब व्यक्तिगत रूप से किसी से मिलते हैं, तो उसकी समस्याओं को समझते हैं। उसमें सीखने के लिए हम रुचि पैदा करते हैं। उसके सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ जाती है, उसकी सीखने की जो प्रवृत्ति है, वो बढ़ जाती है, ठीक? तो लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यही एक ऑप्शन राइट आपका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्यक्तिगत संपर्क की सीमाएँ हैं। अब जैसे अगर कोई कार्य आपको लाभ पहुँचा रहा है, तो कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ तो आपको हानि होगी ही होगी। तो वहीं जब आप व्यक्तिगत संपर्क के लाभ के बारे में बात करते हैं, उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, तो इसकी कुछ सीमाएँ हैं, कुछ हानियाँ हैं। जैसे सभी लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करना कठिन होता है। इसमें धन, समय, शक्ति अधिक व्यय होता है। प्रसार
कर्ता द्वारा पक्षपात करने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब ये सारी बातें आपकी सही हैं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होने की संभावनाएँ रहती हैं। जैसे सभी लोगों से अगर जैसे 2-4 लोग हैं, तो उनसे बात करना आसान है। लेकिन वहीं एक गाँव में अगर 1000-2000 लोग हैं या हम कहते हैं 500 लोग भी हैं, तो भी एक-एक व्यक्ति से बात कर पाना क्या ये आसान काम है? ये बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, बहुत ही कठिन कार्य होता है, ठीक? इसमें आपका समय, धन, शक्ति तीनों अधिक व्यय होते हैं और सबसे कम समय किसमें लगता है? अगर हम सबसे कम बात करें, सबसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपने संदेश को, अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं, तो वो है आपका विराट जनसंपर्क यानी कि जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। इन सब के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द अपनी बातों से अवगत करा देते हैं। साथ ही साथ जो प्रसार कार्य करता है उसके द्वारा पक्षपात किए जाने का भी डर होता है या संभावनाएँ होती हैं। तो उपरोक्त सभी आपके राइट आंसर हो जाएगा कि व्यक्तिगत संपर्क की ये सारी की सारी सीमाएँ होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है अच्छा ईमानदारी से बताना आप, ठीक? ईमानदारी से बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है प्रसार कार्यकर्ता को व्यक्तिगत संपर्क के समय क्या करना चाहिए? क्या लोगों से बातचीत करते समय उनकी रुचि का ध्यान रखना चाहिए? रूढ़िवादी अंधविश्वास से ओत-प्रोत विचारधाराओं का तुरंत विरोध करना चाहिए? ग्रामीणों की बात को अनसुना करना चाहिए या फिर आपकी सारी बातें सही हैं? जब आप एक प्रसार कार्यकर्ता हैं, प्रसार कार्यकर्ता को व्यक्तिगत संपर्क करते समय क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, आपको उनसे व्यक्तिगत बात करते समय, लोगों की बातचीत करते समय उनकी रुचियों का आपको ध्यान रखना है। आपको पता है कि जो ग्राम वाले हैं, गाँव वाले हैं, इनकी जो विचारधाराएँ हैं, ये रूढ़िवादी होते हैं। ये अपनी पुरानी परंपराओं को लेकर चलते हैं, इनको अपनी परंपराओं में परिवर्तन करना पसंद नहीं होता है। अंधविश्वासी भी होते हैं। तो ऐसे में आपको उनके अंधविश्वास, उनके रूढ़िवादिता का तुरंत आपको तुरंत विरोध नहीं करना है। तुरंत विरोध करने से वो भड़क जाएँगे, ठीक? साथ ही साथ उनकी बातों को सुनना है, अनसुना नहीं करना है। आपका राइट आंसर क्या था कि व्यक्तिगत संपर्क करते समय यही एक आपका ऑप्शन जो है ये पॉजिटिव है, ठीक? तो लोगों से बातचीत करते समय उनकी रुचि का हमें ध्यान रखना होता है। और एक बात, जैसे जो प्रसार कार्यकर्ता हैं, ऐसा ना हो कि वो सिर्फ़ अपनी ही कहे। उसे जो ग्रामीण हैं, उनकी बातों को भी सुनना है, उनकी समस्याओं को समझना है, उनकी समस्याओं का निदान करना है। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? प्रसार कार्य का जो मोटिव है क्या है? कि जो हमारे ग्रामीण हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, उनके जीवन स्तर को उठाया जाए। उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए ही ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो जब तक आप उनकी बातों को समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो क्या उनकी समस्या का समाधान होगा? तो हमारा जो पर्पस था, जो हमारा उद्देश्य था, वो तो अधूरा रह जाएगा, है ना? तो हमें लोगों की बातों को, उनकी रुचियों को ध्यान से सुनना है, समझना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। कह रहा है प्रसार कार्यकर्ता को लोगों से व्यक्तिगत संपर्क कब स्थापित करना चाहिए? यानी कि हमें उनसे कब जाकर मिलना चाहिए? क्या जब वो सो रहे हों, मतलब सारे काम-धाम करके आए हों, सो रहे हों, तब आप जाकर उनसे मिलेंगे? काम कर रहे हों, तब आप उनसे कहेंगे कि रुको, रुको हम आपसे बात कर लें? फुर्सत में हो या कभी भी जब आपका मन कर दे? नहीं। प्रसार कार्यकर्ता को व्यक्तिगत संपर्क तब करना चाहिए, जब व्यक्ति फुर्सत में हो। जब व्यक्ति काम-धाम कर ले, उसको फुर्सत मिल जाए, तब जाकर आपको उनसे मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, ठीक? उनकी बातों को सुनना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फुर्सत में हो, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रसार कार्यकर्ता के वार्तालाप की भाषा होनी चाहिए। जो प्रसार कार्यकर्ता है,
जब आप पढ़ते हैं प्रसार कार्यकर्ता के बारे में तो उसके गुणों के बारे में भी पढ़ते हैं और ये हमने आपको कल या परसों भी बताया था, इसमें कई चीज़ें आपको बताई थी हमने। जो प्रसार कार्यकर्ता होता है जब वो वार्तालाप कर रहा हो तो उसकी भाषा कैसी हो? कठोर होनी चाहिए, सहज और सरल होनी चाहिए, जटिल होनी चाहिए या फिर ये सारी भाषाएँ वो इस्तेमाल करे। तो जो एक सिर्फ़ यहाँ पर एक प्रसार कार्यकर्ता की नहीं, आप ऐसे समझिए कि अगर हम बात करते हैं प्रसार कार्यकर्ता या प्रबंधक की, एक शिक्षक की, तो इन सब में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जो उनकी भाषा हो वो सहज हो, सरल हो। सामने जो व्यक्ति सुन रहा है, वो आपकी बातों को सुनकर सहज रहे, ठीक? सरल भाषा का आप इस्तेमाल करें, कठोर या जटिल भाषा का नहीं। अगर आप कठोर या जटिल भाषा का उपयोग करेंगे तो ग्रामीण क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा सरल व सहज भाषा का उसको इस्तेमाल करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से संपर्क किया जाता है, तो कहलाता है। तो इस प्रकार के संपर्क को आप क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक संपर्क, विराट जनसंपर्क या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता है ना कि जब आप किसी एक व्यक्ति से व्यक्तिगत तौर पर मिल रहे हैं तो वो आपका व्यक्तिगत संपर्क होता है। लेकिन जब आप 2 या 2 से अधिक लोगों से यानी कि 15-20 लोगों का समूह होता है, तो जब आप 2 या 2 से अधिक लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं, तब ये आपका समूह संपर्क कहलाता है। ठीक? क्या कहलाता है? समूह संपर्क कहलाता है। अब समूह संपर्क के लिए आप कई विधियों का इस्तेमाल करते हैं जैसे जैसे आपका प्रदर्शनी हो गया, सम्मेलन हो गया, बैठकें हो गई, सभाएँ हो गई, संगोष्ठी हो गया, सिम्पोज़ियम हो गया, ये सारे के सारे आपके सामूहिक संपर्क के उदाहरण होते हैं, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। समूह संपर्क विधि से क्या लाभ होता है? जैसे आपने देखा व्यक्तिगत तौर पर क्या लाभ है, वैसे ही आपको बताना है कि जब हम सामूहिक संपर्क करते हैं तो इसके क्या लाभ हैं? क्या कम से कम समय में अधिक लोगों से संपर्क स्थापित कर उन्हें प्रभावित करते हैं? उन्हें सीखने के लिए हतोत्साहित करते हैं? लोगों में भेदभाव उत्पन्न होता है करते हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, ये भी आपका। हमें चाहे बच्चा हो या शिक्षार्थी कोई भी हो, प्रसार कार्यकर्ता सीखने वाला ग्रामीण क्यों ना हो, हमें किसी को भी हतोत्साहित नहीं करना है, उनके बीच भेदभाव नहीं उत्पन्न करना है, लोगों को पृथक नहीं करना है, लोगों में सहभागिता, सहयोग ये सारी भावनाएँ पनपनी चाहिए। तो जब हम सामूहिक संपर्क करते हैं, तो इससे लाभ क्या होता है कि हमें कम समय में अधिक से अधिक लोगों से संपर्क स्थापित होता है और हम अधिक से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। जैसे अगर हम समूह की बात करें, अगर एक समूह में 3 लोग भी हैं, अगर आप एक समूह में 3 लोग से भी संपर्क स्थापित करते हैं और अगर व्यक्तिगत रूप से तीनों लोग से एक-एक बार संपर्क स्थापित करेंगे, तो आपको पता है समय, धन, शक्ति तीनों अधिक लगते हैं। लेकिन वहीं जब हम समूह संपर्क स्थापित करते हैं तो इन तीनों की बचत होती है और हम कम समय में लो कम समय में ज़्यादा लोग को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक? उनकी बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी बातों को उनसे कह सकते हैं, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। समूह संपर्क विधि की सीमाएँ हैं। अब जैसे व्यक्तिगत संपर्क की कुछ सीमाएँ होती हैं, वैसे ही समूह संपर्क की कुछ सीमाएँ होती हैं। ऐसे ही आपके विराट जनसंपर्क की भी सीमाएँ होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समूह संपर्क की क्या सीमाएँ हैं। विचारों में अंतर होना, हाँ, अंतर होता है। मतभेद होने से विरोध उत्पन्न करना। अब जब समूह संपर्क है, जहाँ पर आपके अकेले के विचार थे, वहाँ पर आपने 10 लोगों के समूह में बैठे हैं। 10 लोगों के विचार अपने अलग-अलग हैं। तो ऐसे में मतभेद होना स्वाभाविक है। मतभेद होना, फिर विरोध उत्पन्न होना, ये स्वाभाविक है। जब उनमें मतभेद हो जाएगा, तो
क्रियान्वयन जो प्रोग्राम आप करने वाले थे, जिसका क्रियान्वयन आप करने वाले थे, उसमें भी संकट की स्थिति उत्पन्न होगी, अर्थात समूह संपर्क की ये सारी सीमाएँ हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जब कम से कम समय में कम ऊर्जा व्यय करके एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है, तो कहलाता है। क्या वो समूह संपर्क है? क्या वो व्यक्तिगत संपर्क है, विराट जनसंपर्क है या फिर उपरोक्त सभी? तो आपने अभी-अभी देखा, जब हम एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो व्यक्तिगत संपर्क, जब 2 से अधिक लोगों से मिल रहे हैं, सामूहिक संपर्क, जब बहुत ज़्यादा लोग, हज़ारों, लाखों की संख्या में लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो वो आपका विराट जनसंपर्क होता है और इसमें आपको कम से कम समय लगता है, कम ऊर्जा व्यय होती है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क स्थापित कर पाते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। अब देखिए, यहाँ पर शायद मैंने ये मेंशन नहीं किया है कि जनसंपर्क, जब हम विराट जनसंपर्क की बात करेंगे तो सीमाएँ क्या होंगी? सीमाएँ ये होंगी कि ये आपका एक तरफ़ा संचार होता है और अच्छा संचार कौन-सा माना जाता है? जो दो तरफ़ा होता है, ठीक? तो इसमें तो वक्ता अपनी बात कह लेता है, लेकिन श्रोता की बात को नहीं सुन पाता है, उसकी समस्याओं को नहीं सुन पाता है, नहीं समझ पाता है, ठीक? चलिए, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कह रहा है, विराट जनसंपर्क के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? श्रव्य सामग्री का, श्रव्य दृश्य सामग्री का, दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप इसमें समझ पाए होंगे कि ये पूछने की क्या कोशिश कर रहा है। कह रहा है, अगर आपको विराट जनसंपर्क करना है, तो उसके लिए आप किस शिक्षण सामग्री का उपयोग कर सकते हैं? तो हम इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। हम श्रव्य सामग्री के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं, दृश्य सामग्री के माध्यम से भी विराट जनसंपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि दृश्य, केवल दृश्य सामग्री से भी आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं, या लिखित सामग्री, जिसे हम कह सकते हैं दृश्य में ही आपका लिखित आ जाता है। श्रव्य में जैसे हम सबसे अच्छा है, रेडियो का नाम ले लें। लाउड स्पीकर हो गया, रेडियो हो गया, माइक्रोफ़ोन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपको विराट जनसंपर्क के लिए संपर्क के माध्यम होते हैं। श्रव्य दृश्य में बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सबसे पॉपुलर आपका है टेलीविज़न, ठीक? तो ये इन दोनों सामग्रियों का उपयोग करके हम विराट जनसंपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब विराट जनसंपर्क के लाभ क्या हैं? क्या अत्यंत अल्प समय में अधिक से अधिक लोगों तक नवीन सूचनाओं एवं तथ्यों एवं अनुसंधानों की जानकारी पहुंच सकती है? ग्रामीणों नेतृत्व विकास में मदद मिलती है। कार्य करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण होता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, ये इसके तीनों लाभ होते हैं। हमें कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक नए चीज़, नए तथ्य, नए जानकारी, नए अनुसंधान जो भी हैं, हम उनको पहुँचा सकते हैं। आपको पता होगा कि टेलीविज़न के माध्यम से आप कहाँ बैठे हैं और कहाँ की खबर आपको मिल रही है। ठीक? देश-विदेश हर जगह से आपको खबर मिलती है। ग्रामीण नेतृत्व में विकास होता है, विकास में मदद मिलती है, साथ ही साथ उनको कार्य करने के लिए एक अच्छा वातावरण भी मिलता है, यानी कि उपरोक्त सभी आपके विराट जनसंपर्क के लाभ होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सीमाएँ यहाँ पूछा है। अभी हमने आपको बताया कि विराट जनसंपर्क के भी सीमाएँ हैं, अर्थात हानियाँ हैं, यानी कि लाभ नहीं है। क्या? व्यक्तिगत ध्यान देना संभव नहीं है, लोगों की समस्याओं, आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों का ज्ञान नहीं हो पाता है, लोगों ने नवीन विचारों, यंत्रों को अपनाया या नहीं, इसका पता नहीं चल पाता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर कही गई हर बात सही है, ठीक? व्यक्तिगत ध्यान देना संभव नहीं है। जैसे अभी हम बात कर लें यही, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं और जहाँ से हम आपसे संपर्क कर रहे हैं। ये एक प्रकार का विराट जनसंपर्क है, ठीक?
ये जो विराट जनसंपर्क है, इसमें व्यक्तिगत ध्यान दे पाना क्या संभव है? क्या किसी एक-एक बच्चे की बातों को सुन पाना, समझ पाना संभव है? नहीं। लोगों की समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों का ज्ञान नहीं हो पाता है। जैसे मुझे नहीं पता है कि आपकी समस्या क्या है। हो सकता है आपके यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके पास समय का अभाव हो सकता है कि आपके घर में शांति का अभाव हो, मतलब घर बड़ा है, मतलब परिवार बड़ा है, हमेशा चहल-पहल होती है, आपको काम-धाम बहुत ज़्यादा रहता है। ये नहीं समझ पाता है समझ मिलता है कि संसाधन का ज्ञान नहीं हो पाता कि आपके पास संसाधन क्या है, ठीक? तो विराट जनसंपर्क की ये सीमाएँ हैं। साथ ही साथ ये भी नहीं पता चल पाता है कि लोगों ने नवीन विचारों, यंत्रों को अपनाया या नहीं। जैसे यही क्लास है, अभी मुझे ये नहीं पता चल पाता है कि अगर 2000 लोग हमसे कनेक्ट हैं, तो 2000 लोगों में से किन-किन लोगों ने क्लास लिया, किन-किन ने नोट्स बनाया, किन-किन ने रिवाइज़ किया, ये मुझे नहीं पता है। तो वैसे ही आपकी जब हम विराट जनसंपर्क की बात करते हैं, तो प्रसार कार्यकर्ता को पता नहीं चल पाता है कि जो उन्होंने शोध, जो नवीन विचारधाराएँ, यंत्र जो भी थे, उसका लोगों ने अ, इस्तेमाल किया या नहीं, अपनाया या नहीं अपनाया। तो ये सारी चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं, ठीक? साथ ही साथ ये एक तरफ़ा संचार होता है, इसमें फीडबैक नहीं मिल पाता है ना? साथ ही साथ अगर एक आपने कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ा होगा, पहले ही पढ़ा था, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन तभी माना जाता है जब फीडबैक आता है, ठीक? अभी मैं कितना भी अच्छा क्लास ले लूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप नहीं बताते हैं, हाँ, चीज़ें हमें समझ में आईं या नहीं आईं, आपने ये भी नहीं बताया कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए या नहीं गलत किए, तो ये एक अच्छा कम्युनिकेशन थोड़ी ना है। मुझे पता तो चलना चाहिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, आप अभी किस लेवल पर पहुँच गए हैं। तो अच्छा कम्युनिकेशन वही होता है जब फीडबैक मिलता है और जब हम बात करते हैं विराट जनसंपर्क की, तो यहाँ पर फीडबैक नहीं मिलता है, ये एक तरफ़ा संचार होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। विराट जनसंपर्क है एक तरफ़ा, दो तरफ़ा, इसमें लोगों से प्रतिपुष्टि तुरंत मिलती है या फिर उपरोक्त सभी? तो हम आपसे 3-4 बार बोल चुके हैं, ये आपका एक तरफ़ा संचार होता है। इसमें प्रतिपुष्टि नहीं मिल पाती है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष संपर्क का उदाहरण है। अच्छा, जब हम बात करेंगे प्रत्यक्ष संपर्क तो आप ये ध्यान रखिएगा व्यक्तिगत संपर्क प्रत्यक्ष संपर्क को हम व्यक्तिगत संपर्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक? खेत पर जाकर मिलना, गौशाला में मिलना, कार्यस्थल पर जाकर मिलना या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे आपके व्यक्तिगत संपर्क है ना? तो हमने कहा कि प्रत्यक्ष संपर्क व्यक्तिगत संपर्क होता है, ठीक? यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर कह रहा है प्रसार कार्यकर्ता का ग्रामीणों के मध्य द्वितरफा संचार किया जाता है टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, घर पर भेंट के माध्यम से या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि ये जो आपका टेलीविज़न और रेडियो है, ये तो विराट जनसंपर्क के माध्यम होते हैं और विराट जनसंपर्क में एक तरफ़ा संचार होता है, द्वितरफ़ा नहीं। जब हम बात करेंगे घर पर भेंट की, तो ये आपका द्वितरफ़ा संचार होता है। मतलब जैसे आप मुझसे आकर मिलें, मैं आपकी बात को सुनूँ, समझूँ, आपसे मैं कुछ बात करूँ, आपको कुछ बताऊँ, आप रिप्लाई करें, हाँ, हमें समझ में आया। तो ये होता है आपका दो तरफ़ा संचार, ये आपका होता है दो तरफ़ा संचार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर। कह रहा है घर, खेत, कार्यस्थल पर जाकर भेंट करने के फ़ायदे क्या हैं? क्या लाभ हैं? क्या ग्रामीण नेता को ढूँढने में सहायता मिलती है? कार्यों के अच्छे सुखद लाभप्रद परिणाम मिलते हैं? कार्यक्रम क्रियान्वयन आसान होता है या फिर सभी? तो जब हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत संपर्क की तो ये सारे के सारे लाभ होते हैं क्योंकि घर पर जाकर मिलना, खेत पर जाकर मिलना या फिर कार्यस्थल पर जाकर मिलना, ये सब तो आपके व्यक्तिगत संपर्क ही हैं। तो व्यक्तिगत संपर्क के ये सारे के सारे लाभ होते हैं। कुछ लाभ आपने पहले पढ़े थे,
कुछ लाभ आपने अभी पढ़ लिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कह रहा है, जब प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों को नई सूचनाओं, तथ्यों, उपकरणों, यंत्रों आदि की जानकारी टेलीफोन से देता है तो उसे कहते हैं क्या? सिंपोजियम वार्ता है, समूह वार्ता है, टेलीफोन वार्ता है या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, एक तो ये व्यक्तिगत संपर्क का साधन है, प्रत्यक्ष संपर्क में हम इसको रख देते हैं। साथ ही साथ इसे हम टेलीफ़ोन वार्ता के नाम से जानते हैं। ठीक? जब आप ग्रामीणों को जो भी सूचनाएँ हैं, जो भी जानकारियाँ हैं, टेलीफ़ोन के माध्यम से दे रहे हैं, तो ये आपका टेलीफ़ोन वार्ता के अंतर्गत आता है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या कह रहा है? बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। कह रहा है, जब प्रसार कार्यकर्ता नवीन चीजों, जानकारी, व्यक्तिगत पत्र लिखकर लोगों तक पहुंचाता है तो ये किस प्रकार का संपर्क है? व्यक्तिगत संपर्क है, जनसंपर्क है, समूह संपर्क है या फिर उपरोक्त सभी? तो जब यहाँ पर बात कर ही दी गई है व्यक्तिगत पत्र लिखकर, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा व्यक्तिगत संपर्क। ये आपका व्यक्तिगत संपर्क का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्नलिखित में से समूह संपर्क विधि में शामिल है। अब हम पहुंच जाते हैं विधियों पर, मतलब कौन कौन से शिक्षण सामग्री हैं या किन किन विधियों के द्वारा हम समूह संपर्क करते हैं, व्यक्तिगत संपर्क करते हैं, जनसंपर्क करते हैं। क्या कार्यशाला है, सिंपोजियम है, सम्मेलन है या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है ना कि ये सारे के सारे, सिंपोजियम हो, कार्यशाला हो, प्रदर्शनी हो, सम्मेलन हो, बैठक हो, सभाएं हो, संगोष्ठियां हो, सारी की सारी चीजें आपकी क्या होती हैं? समूह संपर्क की विधियां होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से समूह संपर्क विधि में शामिल नहीं है। समूह साक्षात्कार, ये तो वैसे ही समूह है। वार्ता, आपको पता है कि वार्ता यानी कि जो हम वार्ता करते हैं। ठीक, साथ ही साथ घर पर भेंट तो आपने देखा है कि ये व्यक्तिगत संपर्क की विधि में आता है, जबकि प्रदर्शन प्रदर्शन आपका चाहे विधि प्रदर्शन हो या फिर परिणाम प्रदर्शन हो, दोनों ही प्रदर्शन आपके समूह संपर्क विधि के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि आपके समूह संपर्क में शामिल होकर आपके ये क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संपर्क में शामिल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24। प्रसार शिक्षा में प्रदर्शन का अति महत्वपूर्ण स्थान है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो प्रदर्शन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या देखकर विश्वास करना, करके सीखना, दोनों पर या फिर कोई नहीं? तो आपने प्रसार शिक्षा के सिद्धांत पढ़ रखे हैं। क्या क्या सिद्धांत था? देखकर विश्वास करना, करके सीखना। ये दोनों ही सिद्धांत आपके किस में आते हैं? प्रसार शिक्षा में आते हैं। तो प्रसार शिक्षा में जो प्रदर्शन है ये एक महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो कि देखकर विश्वास करने और करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि ये दोनों ही आपके सिद्धांत सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25 पर। प्रदर्शन, प्रदर्शन का उद्देश्य क्या होता है? क्या लोगों का ध्यान आकर्षित करना, उनमें कुछ जानने, समझने, सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, नई तकनीकों के प्रति विश्वास उत्पन्न करना या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं। जब हम प्रदर्शन करते हैं तो हमारा मोटिव ये होता है, हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकें, जो नई चीज़ें हैं, नई जानकारियाँ हैं, हम उनको दे सकें और उनमें नई तकनीकों के प्रति उनमें विश्वास उत्पन्न कर सकें। ठीक? तो ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 पर। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हमारा मेन उद्देश्य क्या है? क्या लोगों की क्षमता को घटाना है, कार्य कुशलता को घटाना है, रहन सहन के स्तर को नीचा करना है या उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है? तो हम
प्रसार शिक्षा में जो भी कार्य करते हैं, हमारा मोटिव यही होता है, हमारा उद्देश्य सबसे पहले यही होता है कि उनके रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाया जाए। अब उसके लिए हमें उनकी कार्यकुशलता बढ़ानी होगी, कार्यक्षमता बढ़ानी होगी, उनके ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाना होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही दे दिया है, क्या? कि लोगों की कार्य क्षमता घटाना, नहीं, बढ़ाएँगे हम। कार्य कुशलता घटाना, बढ़ाएँगे हम उनकी कार्य कुशलता। रहन-सहन के स्तर को नीचा करना, जी नहीं। हमारा उद्देश्य प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है कि ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जाए, ठीक? यानी कि इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। और आपको पता है, प्रसार शिक्षा लोगों के ज्ञान, व्यवहार, उनके कार्य कौशल में, इन सभी में परिवर्तन करता है, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। जब प्रसार कार्यकर्ता नई चीज़ों, उन्नत तकनीक, विचारों को ग्रामीणों के समक्ष करके बताता है, तो यह होता है कौन-सा प्रदर्शन? क्या ये विधि प्रदर्शन है, परिणाम प्रदर्शन है, वार्ता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो नई चीज़ें थी, नई विचारधाराएँ थी या जो भी उन्नत किस्म की चीज़ें थी, उन सभी को मतलब ग्रामीणों के सामने वो करके बता रहा था। कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं कोई प्रसार कार्यकर्ता है, गाँव में गया, अभी आम का सीज़न आने वाला है, अचार बनेंगे आम के। एक तो वो होता है कि प्रसार कार्यकर्ता अपना अचार बनाकर लेके आए और ग्रामीणों को दिखाए कि देखो इसमें हमें ये मटेरियल डालना होता है और ये बहुत अच्छे से अचार बनता है। आप इसको कई महीनों तक या सालों तक इसको आप रख सकते हैं। और एक ये होता है कि वो जाए, बाग में से आम तोड़ के लाए, उसको काटे, बनाने का प्रोसेस उनके सामने करे, ठीक? तो ये 2 तरीके के प्रदर्शन होते हैं। तो जब यहाँ पर बात हो रही है करके बताने की, यानी कि आप गए, पेड़ से आपने आम, आँवला जो भी सीज़न है, आपने तोड़ा, लाया, लोगों के सामने बनाया, तो ये करके दिखाया। तो ये आपका विधि प्रदर्शन था, ठीक? और विधि प्रदर्शन अच्छा होता है लेकिन ये टाइम टेकन होता है यानी कि टाइम बहुत ले लेता है। अगला क्वेश्चन है और खर्चीला भी होता है। अगला क्वेश्चन है विधि प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? लोगों को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाना, नए नवाचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, जटिल क्रियाओं को चरण दर चरण बताना, उपरोक्त सभी। तो जब आप विधि प्रदर्शन कर रहे हैं तो उद्देश्य आपने क्या रखा? यही ना कि हम जैसे बड़े स्तर पर लोग अचार बनाएँ, तो वो उसकी बिक्री करें, स्वावलंबी बने, धन का उपार्जन करें, ठीक? नई चीज़ें जो हैं, उनको अपनाने के लिए आप प्रेरित करें कि देखिए हम नई चीज़ें बना रहे हैं, कितना आसान है ये बनाना, आप भी बना सकते हैं और अपनी रहन-सहन के स्तर को, अपना आर्थिक स्तर जो है ऊँचा कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हर काम को बनाना या करना आसान तो नहीं है, तो जो भी जटिल क्रियाएँ हैं, आप उनको चरण दर चरण बताइए जिससे चीज़ें आसान हो जाएँ, ठीक? जैसे आप जब जैसे ये अभी हमने एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमने आपको चरण दर क्या किया, सबसे पहले हमने आपको पूरा आपके ब्रांच में जो भी टॉपिक हैं, उनसे आपको अवगत कराया, उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा बताया। अभी हम यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा-सा और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो प्रसार कार्यकर्ता है, विधि प्रदर्शन में उसका उद्देश्य ये होता है कि जैसे अचार को हमने अचार की बात की, चाहे आम हो, आँवला हो, मुरब्बा हो, कुछ भी हो, बनाना हो, मुरब्बा ख़ैर वो क्या बोलते हैं उसको? अरे! ये अचार तमाम चीज़ों के बनते हैं ना, छोटे-छोटे होते हैं, खट्टे-खट्टे, नाम नहीं याद आ रहा है। नींबू का अचार बनाते हैं, सीज़न आ रहा है। तो इसको हम उनको करके दिखाएँ कि देखिए पहले आपको नींबू लाना है, धुलना है, काटना है, उसमें मिर्च मसाले जो भी पड़ते हैं सब कुछ डालकर उनको दिखाकर चरण दर उनको चरण बताना है, ठीक? तो उनको कठिन भी नहीं लगेगा, आसान लगेगा, कर भी पाएँगे और वो अपना थोड़ा-सा धन का उपार्जन भी कर लेंगे, ठीक? तो ये सारे उद्देश्य हमारे होते हैं यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। जब प्रसार कार्यकर्ता उन्नत पद्धतियों से किए गए कार्य के परिणाम को ग्रामीणों के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो ये कहलाता है क्या? विधि प्रदर्शन,
परिणाम प्रदर्शन, सम्मेलन या फिर संगोष्ठी। तो हमने बताया ना कि 2 तरीके का प्रदर्शन है। एक तो जब ग्रामीणों के समक्ष ही वो करके दिखाता है। दूसरा कि वो जो है परिणाम को प्रदर्शित करता है, यानी कि उसने घर पे ही मुरब्बा बना लिया, उसके बाद ग्रामीणों के समक्ष ले जाकर रख दिया कि देखिए आप आंवले का मुरब्बा भी बना सकते हैं या फिर उसका च्यवनप्राश बना सकते हैं, जो भी बना सकते हैं। तो उसने बना-बनाया ले जाकर उनके सामने रख दिया। तो ये आपका परिणाम प्रदर्शन होता है, मतलब यहाँ पर हमने विधि नहीं बताई, हमने सीधे-सीधे उनके सामने रिज़ल्ट रख दिया, ठीक? तो ये होता है परिणाम प्रदर्शन। जैसे आप क्या करें, आप गोपनीय तौर पर पढ़ते हैं, आपको कोई पढ़ता हुआ नहीं देखता है, जिस दिन रिज़ल्ट आपका आता है उस दिन सब क्या करते हैं, देखते हैं, अरे! ये तो पढ़ाई कर ही नहीं रहा था। तो आपने क्या किया, आपने विधि नहीं दिखाई कि देखिए हम सुबह उठकर, शाम उठकर पढ़ रहे थे, नोट्स बना रहे थे, जो भी था, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके सामने रिज़ल्ट लाकर रख दिया है, ठीक? तो ये मतलब थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिएगा, बातें क्या बोल रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 पर। बैठक किस प्रकार की संपर्क विधि है? बैठक जो है वो किस प्रकार की संपर्क विधि है? व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क, विराट जनसंपर्क या फिर इनमें से कोई नहीं? बैठक, सभा, सम्मेलन, संगोष्ठी, सिम्पोजियम, वार्ता, ये सारी की सारी चीज़ें आपके समूह संपर्क की ही विधियाँ होती हैं। कौन-सी विधि हैं? समूह संपर्क विधि हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31 पर। बैठक क्यों आयोजित की जाती है? क्या लोगों को हतोत्साहित करने के लिए, उनकी समस्या को बढ़ाने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए या फिर उपरोक्त सभी? तो जो बैठक होती हैं, सभाएँ होती हैं, सम्मेलन होते हैं, संगोष्ठियाँ होती हैं, प्रदर्शन होते हैं, इन सब का मोटिव पहला यही होता है कि हम लोगों के ध्यान को आकर्षित करें। उनको हतोत्साहित नहीं, उनको प्रोत्साहित करें। उनकी समस्याओं को बढ़ाएँ नहीं, उनकी समस्याओं को सुलझाएँ, समझें। ठीक? तो आपका राइट ऑप्शन थर्ड वाला हो गया कि लोगों के ध्यान को आकर्षित करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 32 पर। बैठक का प्रकार है वार्ता फोरम, पैनल वार्ता, सिंपोजियम या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता है इसमें ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। बैठक वार्ता हो गया, वार्ता फोरम, पैनल वार्ता, सिंपोजियम, संगोष्ठी, सभाएँ, सम्मेलन, सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये समूह वार्ता के ही या समूह संपर्क की विधियाँ हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बैठक का प्रकार नहीं है। क्या? वाद-विवाद नहीं है, कार्यशाला नहीं है, प्रदर्शन नहीं है या फिर सेमिनार नहीं है। तो देखिए, ये जो कार्यशाला है ना, ये समूह संपर्क विधि है, ना कि बैठक का प्रकार है। ठीक? इसमें प्रदर्शन क्या है? इसमें भी बैठक होता है। कार्यशाला जो है आपका, ये बैठक का प्रकार नहीं होता है। कौन नहीं होता है? तो ये जो आपका सॉरी कार्यशाला तो आपके बैठक में ही आता है। हम बात करते हैं, ये जो प्रदर्शन होता है, ये आपका बैठक के प्रकार में नहीं आता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, क्योंकि आपने देखा बैठक तो अलग है। ये जो सम्मेलन हैं, सभाएँ हैं, संगोष्ठियाँ हैं, सिम्पोजियम हैं, ये बैठक के प्रकार होते हैं और बैठक आपका क्या होता है, ये समूह संपर्क की विधि होती है और समूह संपर्क में ही आपका प्रदर्शन विधि होती है। प्रदर्शन में ही आपका विधि और परिणाम प्रदर्शन होता है। ठीक? आई होप कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। कह रहा है, पैनल वार्ता में सदस्य कैसे बैठते हैं? क्या ये वृत्ताकार स्थिति में बैठते हैं, अर्धवृत्ताकार स्थिति में, चौकोर में या फिर त्रिभुज में? तो आपने पढ़ रखा है ना कि जो पैनल वार्ता होता है वो उसमें गोलाई में थोड़ी ना बैठेंगे या उसमें त्रिभुज में या फिर ऐसे वर्ग में थोड़ी ना बैठेंगे। बैठते कैसे हैं? तो बैठते हैं वो अर्धचंद्राकार स्थिति में, मतलब एक किसी के आमने-सामने पीठ ना हो, एक दूसरे के सामने उनका मुँह रहता है, ठीक? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्धवृत्ताकार स्थिति में। जो आपके पैनल वार्ता होती है उसमें सदस्य जो होते हैं वो आपके अर्धवृत्ताकार स्थिति में बैठते हैं। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 35। अभी हमने बात की पैनल वार्ता।
और आपको पता है कि पैनल वार्ता एक बैठक का प्रकार है और बैठक आपका समूह संपर्क की विधि है। जो पैनल वार्ता है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 1 से 2 सदस्य, 4 से 6, 8 से 10 या फिर 12 से 15। तो हमें पता है ना कि जब हम बात करते हैं पैनल वार्ता की तो इसमें सदस्यों की संख्या 4 से लेकर 6 होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सम्मेलन किस प्रकार की संपर्क विधि है? विराट जनसंपर्क, समूह संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क, इनमें से कोई नहीं तो ये है आपका समूह संपर्क। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अभी आप अगर आपको ऐसा लग रहा होगा अरे यही क्वेश्चन तो हम घूम फिर के कर रहे हैं, नहीं। आप देखेंगे तो क्वेश्चन हर क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो बदला है, पूछा वही जा रहा है। क्वेश्चन आपके वही हैं, बस पूछने का जो लहजा है वो बदल रहा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। बाकी क्वेश्चन में आपसे वही बात हो रही है, क्या? समूह संपर्क विधि और व्यक्तिगत संपर्क विधि और विराट जनसंपर्क विधि। ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सम्मेलन क्यों आयोजित किया जाता है? क्या लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, उनकी समस्या बढ़ाने के लिए, उनमें रुचि जागृत करने के लिए या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता ही है कि पॉजिटिव आपका एक ही दिख रहा है, उनमें रुचि जागृत करने के लिए। बाकी आप ध्यान ये भी रखेंगे कि सम्मेलन से आप लोगों की समस्याओं को बढ़ाते नहीं बल्कि सुलझाते हैं, समझते हैं, जानते हैं। लोगों का ध्यान भटकाते नहीं हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। अब चाहे अभियान हो, समायोजन हो, सम्मेलन हो, सिम्पोजियम हो, ये सब आपके ध्यान को आकर्षित करते हैं, प्रदर्शनी भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। सम्मेलन कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? 2 से 3 दिन, 7 से 10 दिन, 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने के लिए? तो जो ये सम्मेलन आपका आयोजित किया जाता है, ये आपका सम्मेलन 2 से 3 दिनों के लिए होता है। कितने दिनों के लिए? 2 से 3 दिनों के लिए होता है। ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। सम्मेलन में उपयोग किए जाने वाला सामग्री है, यानी कि जब आप सम्मेलन कर रहे हैं तो उसमें आप किन किन शिक्षण सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं? चार्ट का, पोस्टर का, ब्लैक बोर्ड का या फिर सबका? तो हम इन सब का उपयोग कर सकते हैं, चाहे आपके पोस्टर हो, चाहे चार्ट हो, ब्लैक बोर्ड हो, कुछ भी हो, इन सब का उपयोग हम सम्मेलन में कर सकते हैं। ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पर। कह रहा है किसी विशेष समय पर विशाल जन समूह के ध्यान को आकर्षित करने के लिए उसमें जागरूकता उत्पन्न करने के लिए चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? टेलीविजन चलाते हैं, अभियान चलाते हैं, रेडियो चलाते हैं या फिर कुछ भी नहीं चलाते हैं? तो जब आपको किसी विशेष समय पर विशाल जन समूह के लिए ध्यान आकर्षित करना हो, उनमें जागरूकता उत्पन्न करना हो, तो उसके लिए हम अभियान चलाते हैं। ठीक। अच्छा, कोई ऐसे एक अभियान का नाम बता दीजिए। जैसे आपने सुना होगा छोटे-छोटे पोस्टर लगाकर हम अभियान चलाते हैं। ज़रा आप हमें किसी एक अभियान का नाम बता दीजिए जैसे जो कि परिवार कल्याण से संबंधित हो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, विचार में परिवर्तन लाना, दोनों में या फिर किसी में नहीं? तो हमारा उद्देश्य क्या है? वार्ता का उद्देश्य यही होता है ना कि लोगों के विचारों में परिवर्तन लाया जाए, उनके व्यवहारों में परिवर्तन लाया जाए, यानी कि उपरोक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, रेडियो वार्ता है क्या? श्रव्य शिक्षण सामग्री, दृश्य शिक्षण सामग्री, श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री या फिर लिखित सामग्री? तो हमें पता है ना कि रेडियो तो एक श्रव्य शिक्षण सामग्री है। रेडियो क्या है आपका? तो ये आपका श्रव्य शिक्षण सामग्री होता है। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। यदि कम समय में कम धन व्यय करके विराट जन समूह तक सूचनाओं को पहुंचाना है तो आप किसका उपयोग करेंगे? क्या घर पर भेंट करेंगे, व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे, रेडियो वार्ता अच्छा होगा या फिर उपरोक्त सभी? तो भाई विराट जनसंपर्क करना है और हमें धन भी कम खर्चा करना है,
लोगों तक पहुँचना भी है, सूचनाएँ पहुँचाना है, तो ये एक-एक लोगों से भेंट करके थोड़ी ना होगा या आप किसी एक-एक व्यक्ति को पत्र थोड़ी ना लिख पाएँगे। इसके लिए सबसे अच्छा आपका क्या होगा, रेडियो वार्ता। रेडियो वार्ता के द्वारा आप कम से कम समय में, कम धन खर्चा करके अधिक से अधिक लोगों यानी कि विराट जनसमूह तक अपने सूचनाओं, अपने विचारों को पहुँचा सकते हैं। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, रेडियो वार्ता करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए? बोलने की गति आपकी सामान्य हो, आवाज़ का स्तर कमरे के अनुरूप हो, पन्ना फड़फड़ाने की आवाज़ ना आए, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिए कि जब आप रेडियो वार्ता कर रहे हों, तो इन सभी बातों पर ध्यान रखना है। मतलब ऐसा ना हो कि ये इस तरह से, रेडियो वार्ता करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बोलते समय गति की मतलब ये इतनी जल्दी-जल्दी बोलना, ये सही है? नहीं। अगर बिल्कुल धीमा-धीमा बोला जाए, तो भी नहीं सही है। मतलब आपके जो बोलने की गति है, वो सामान्य होनी चाहिए। आवाज़ का स्तर कमरे के अनुरूप हो। ऐसा ना हो कि आप बोलें और पीछे से आवाज़ 2 आए, यानी कि जैसे आपने देखा होगा ना कि डबल आवाज़ आने लगती है, कमरा बिल्कुल खाली-खाली हो, कमरा बहुत बड़ा-सा हो, देखिए। साथ ही साथ आपने जो मैटर लिख कर रखा है, ऐसा ना हो कि आप बोलते समय उसको खटर-खटर कर रहे हों, यानी कि पन्ना जब आप पलट रहे हों, तो बड़ी तेज़-तेज़ आवाज़ जा रही हो। तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है, ठीक? यानी कि यहाँ पर लिखी गई हर एक बात रेडियो वार्ता करते समय आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आज के आपके लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 45। क्षेत्र दिवस एवं भ्रमण, ग्राम शिविर किस प्रकार का संपर्क है? वैसे ये आपसे पूछा नहीं जाता है, था तो हमने एक क्वेश्चन उठा लिया। क्या ये व्यक्तिगत संपर्क है, समूह संपर्क या विराट जन? तो छोड़िए, आपको पता है कि जब भी भ्रमण की बात आ जाती है, तो भ्रमण में हमारा समूह संपर्क ही आता है, ठीक? यानी कि जो आपका ये क्षेत्र दिवस भ्रमण और भ्रमण है, ग्राम शिविर है, ये सारे आपके ये समूह संपर्क की विधियाँ होती हैं, ठीक? ये थे आपके पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। ज़रा एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने 45 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप में से जो लोग पहली बार आ रहे हैं, यानी कि हर दिन कोई ना कोई जुड़ ही रहा है, तो वो नया ही होगा। तो अगर अभी भी आपके पास समय है, आप जो भी थियरी की क्लासेस हुई हैं, आप उनका रिवीजन कर सकते हैं आराम से, आपके पास अभी भी काफ़ी समय है, ठीक? रिवीजन कर लीजिए, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस हुई है, अभी तक हमने मतलब टॉपिक वाइज़ जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने टेक्सटाइल कर लिया है, हमने न्यूट्रिशन साइंस कर लिया है, हमने चाइल्ड डेवलपमेंट कर लिया है। हम कर रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन, उसके बाद होगा हमारा होम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस, देन हम करेंगे फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, परेशान ना हों, आपके लिए भी किया जाएगा। आपको पता है कि जो आपके क्या बोलते हैं, जो आपका टीजीटी का एग्ज़ाम है वो मई में होना है और जो पीजीटी का होना है वो जून में होना है। तो अगर आपको ये 14 जून या 14 या 15 मई के बाद भी अगर आपको फिजियोलॉजी फिर से करवाई जाएगी, तो भी आप आराम से कर लेंगे, तो परेशान नहीं होना है। बट कोशिश यही रहेगी कि आपकी पहले ही प्रैक्टिस हो जाए एक बार, क्योंकि फिजियोलॉजी को हमने एक ही बार पढ़ा है। हालाँकि कई चीज़ों को हमने सिर्फ़ एक्सटेंशन एजुकेशन और होम मैनेजमेंट को 2 बार पढ़ा है, बाकी सारी चीज़ें हमने एक ही बार पढ़ी हैं। तो आप में से जिन्होंने भी अभी तक थ्योरी की क्लासेस नहीं देखी हैं, तो जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट से हर एक फ़ोल्डर की क्लास बनी है, आप उसे देख सकते हैं और हो सके तो हर एक फ़ोल्डर की क्लास को देख डालिए, बड़ी ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आपके जो प्रैक्टिस हुए हैं, जो पुराने हैं, जो नए हैं, उसमें आपको डिफ़रेंस देखने को मिलेगा। कुछ ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि सेम होंगे, बाकी सारे के सारे आपको नए क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया ही होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा।
चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन वगैरह ज़रूर करते रहिए और थियरी की क्लासेस फिर से एक बार देख डालिए, यकीन मानिए बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक? चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।